फिर कोई हंगामा ही होता है मीटिंग में। ये तब होता है जब हम अपने इमोशंस को, अपने जज्बात का इजहार ना करें और बस दबाए जाएं। कोई भी चीज़ बुरी लग रही है, दबाते रहें दबाते रहें दबाते रहें। जब हम किसी चीज़ को दबाते रहते हैं ना, तो ये स्प्रिंग की तरह के काम करते हैं। जब हम अपने जज्बात को दबाते हैं ना, तो ये स्प्रिंग की तरह होते हैं। स्प्रिंग को जितना मर्जी दबाते जाएंगे दबता रहेगा ना, और जब छोड़ेंगे तो क्या होगा, और उसमें हादसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हंजला साहब को हमने कोई बात की और आपको बुरी लगी, और आपने हमसे शेयर नहीं किया कि मुझे आपकी ये बात बड़ी बुरी लगी है, तो आप समझ लें कि हमारे अंदर एक जार होता है, उसके अंदर वो चीज़ चली जाती है, यानी उसकी बेस में वो चीज़ चली जाती है और वो इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। अपनी तरफ से आपने लेट गो किया होता है कि छोड़ो, रहने दो, छोटी सी बात है, क्या करना है बता के। अगली दफ़ा फिर कोई चीज़ हर्ट होते हैं या कोई और चीज़ होती है, किचन से खाना देर से मिल गया या ऐसा कुछ हुआ, तो जितनी भी नेगेटिव चीज़ें ना वो उस जार के अंदर जाती रहेंगी, और जब वो मुंह तक भर जाएगा ना, तो फिर वो फट जाएगा या स्पिल ओवर इफेक्ट आ जाएगा कि वो निकलना शुरू हो जाएगा। पानी जार में भर जाएगा तो क्या होगा, बाहर बहना शुरू हो जाएगा ना। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हमारे जज्बात के साथ भी होती हैं कि जब हम बातों को रोक देते हैं, जब हम चीज़ों को उस पर बात करना छोड़ देते हैं, तो फिर हम किसी दिन फटते हैं। ये चीज़ इतनी कॉमन है, हम रोज़ाना यहाँ पर देख रहे होते हैं कि चुप करके पेशेंट चीज़ बर्दाश्त किए जा रहे होते हैं। इस हॉल में इस वक्त जितने भी लोग बैठे हैं उन सब पर ये चीज़ लागू होती है, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम सब जज्बात रखते हैं। इमोशंस के लिए कंट्रोल का वर्ड कभी भी नहीं आता। आप कान मरोड़ के या बाजू पकड़ के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। इमोशंस के लिए हमेशा मैनेज का लफ्ज़ आता है कि आप मैनेज करते हो अपने इमोशंस को। दो तरह से आप इमोशंस का इजहार कर सकते हो। एक, आप इमोशंस पे रिएक्ट कर सकते हो, एक आप इमोशंस पे रिस्पॉन्स दे सकते हो। अब ये समझने वाली चीज़ है कि इमोशंस को दो तरह से जाहिर किया जाता है। एक, आप उस पर इजहार देते हो रिएक्शन से, एक आप उसको एक्सप्रेशन से या रिस्पॉन्स से उसका इजहार करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को गुस्सा आ रहा है और उसका दिल कर रहा है जो सामने ग्लास पड़ा हुआ है मैं उठा के तोड़ दूँ सामने दीवार में मार के, तो वो इसका दो तरह से इजहार इस तरह से कर सकता है। रिएक्शन ये होगा कि वो ग्लास उठा के सामने दीवार पे मार के तोड़ देगा, जो उसको सोच आई उसने एज इट इज़ उस पर रिएक्ट कर दिया। एक्सप्रेशन ये होगा कि वो बताएगा कि मुझे इस टाइम बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा दिल कर रहा है कोई चीज़ तोड़ दूँ या ये ग्लास तोड़ दूँ। वो करेगा नहीं, वो बताएगा। तो एक्सप्रेशन को हमेशा मैनेज किया जा सकता है, रिएक्शन को मैनेज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका होता है। बात समझ रहे हैं? जिस तरह अब्दुर्रहमान साहब, आप अपनी एग्जाम्पल शेयर करेंगे। पिछले 2-3 दिन क्या हुआ? पिछले 2-3 दिन से अब्दुर्रहमान साहब काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थे, जो कि काफ़ी दिनों से इकट्ठी हुई होगी वो फ्रस्ट्रेशन, लेकिन मीटिंग्स में पिछले 2-3 दिन में गुजरी, जिसमें इन्होंने अब देखें, जो गिला कोई भी नहीं है अब्दुर्रहमान साहब से, 1% गिला नहीं। इवन आप लोगों से भी अगर आप कभी इस तरह की कोई बात कर भी देते हैं तो आपसे गिला कोई नहीं होता। हाँ, हम सिर्फ फीडबैक देने के नाते समझा देते हैं कि ये बात सही है या ये बात गलत है। जिसमें उन्होंने अपनी कुछ चीज़ों का इजहार इस तरह से किया कि आप लोग जालिम लोग हैं, आप लोग बदमाशी करते हैं, आप लोग क्या और करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं। और उन्होंने कहा कि आप ह्यूमिलिएट करते हैं, आप फोर्स करते हैं। तो मैंने उन्हें बहुत आराम से कहा कि हम ये सब कुछ नहीं करते, ह्यूमिलिएट भी नहीं करते। अगर आपको मतलब नहीं पता तो मैं आपको मतलब समझा देती हूँ कि ह्यूमिलिएशन का मतलब बेइज्जती होता है, और हम बेइज्जती कभी भी नहीं करते, हम बदमाशी नहीं करते। हम तो सिर्फ समझाते हैं एक चीज़ जो आपको कभी अच्छी लगती है कभी बुरी लगती है। उनको लग रहा था, क्योंकि वो खुद पेन में थे, वो ये जानबूझकर नहीं कह रहे थे। अब मुझे पता चल रहा था कि वो कहाँ से बोल रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी स्टिफ और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे। जाहिर है, नशा छोड़ने की ढेरों तकलीफ़ें होती हैं। वो उस टाइम आपका दिल कह रहा होता है कि मैं इतनी कोई तकलीफ़ दे बातें करूं कि दिल जो है ना टूट जाए, फैमिली का भी और काउंसलर्स का भी, लेकिन हमारे दिल तो नहीं टूटते। रिकवरी में भी दे रहे होते हैं जब कभी पुरानी चीज़ें, पुराने पाथवेज वापस आ रहे हों। तो मैंने इन्हें कहा कि आप ठीक होंगे, हम देखते हैं आप कैसे नहीं ठीक होते, आप बिल्कुल ठीक होंगे। और उन्होंने कहा आप ज़बरदस्ती नहीं कर रही। मैंने कहा आप ज़बरदस्ती कह लें इसको, मैं तो बड़ी गुडविल आपको शो कर रही हूँ कि आप ठीक होंगे। ये ज़बरदस्ती है हबीब साहब, अगर मैं आपको कहूँ कि मैं देखती हूँ कैसे नहीं ठीक होते, आप तो होंगे ठीक, मुझे पूरा यकीन है। ये तो मैं इतनी उम्मीद शो कर रही हूँ कि हंजला साहब आप होंगे ठीक। ये तो एक कनेक्शन सा बन रहा है कि कैसे नहीं ठीक होंगे भैया। मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि आप ख़राब होंगे, लेकिन उस वक्त वो नहीं थे ना। और उसके बाद फिर इनके मेडिकेशन भी रिव्यू हुई, फिर हमने इनसे मल्टीपल मुलाकातें भी की, और आज ये काफ़ी बेहतर थे। जिस चीज़ पर इतनी ज़िद थी, आज वो चीज़ बिल्कुल टूट गई थी। ऐसे ही अब्दुर्रहमान साहब। और आज मैंने इनसे पूछा कि अब्दुर्रहमान साहब ठीक होना है, तो इन्होंने कहा जी ठीक होना है।
मैंने कहा आपको यकीन आया कि हमें कितना यकीन है आप पे कि आपने ठीक होना है, और आप देखें अब आ ही गए हैं उस तरफ। और ये चीज़ कहीं ना कहीं आप सबके साथ होती है। ये चीज़ तब होती है, यानी ये लावा तब बनता है जब हम चीज़ों पे बात करना छोड़ देते हैं और बस चुप करके बैठे रहते हैं, दिल नहीं कर रहा होता कोई चीज़ शेयर करने को, और फिर एक दिन आता है कि हम अगले बंदे को इतनी कोई दिल दुखाने वाली बातें कहते हैं और वो हमें जस्टिफाइड लग रही होती हैं। हमें लग रहा होता है कि मेरा ये सब कुछ कहना जायज़ है क्योंकि मैं तकलीफ़ में हूँ। हालांकि चले हम तो तकलीफ़ में होते ही हैं, तो जो बंदा तकलीफ़ में होता है उसको मदद नहीं मांग लेनी चाहिए कि आजकल मेरा मूड ठीक नहीं है, आजकल मुझे बड़ी नेगेटिव थॉट्स आती हैं, ज़रा मेरी थोड़ी मदद तो कर दें। ज़रूरी नहीं है खिज़र साहब हाई हो, आप लोगों के साथ मसला सिर्फ हाई होने का नहीं है, हाई और लो दोनों होने का है, और नशे के साथ और नशे के बगैर दोनों तरह से होने का है। तो दोनों सूरतों में नशा चाहिए होता है पेशेंट्स को। बात ये नहीं मैं कर रही कि नशा की सूरत में चाहिए होता है, मैं ये बात कर रही हूँ कि अपने इमोशंस को पहचानना सीखें और उसको मैनेज करना सीखें, रेगुलेट करना सीखें। जिस तरह वो रेगुलेटर नहीं लगा होता पंखे का, जिसको हम उसको घुमा कर स्लो ज़्यादा तेज़ जैसे भी कर सकते हैं, हमारे इमोशंस का रेगुलेटर भी होता है हमारे अंदर, हम उसको खुद ही से स्लो तेज़ कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल में होती हैं ये चीज़ें। यानी अगर हम थोड़ा सा वो जो 4 Rs 4 Ds सिखाए जाते हैं, क्या ये रेगुलेटर नहीं है कि एक बंदा जिसको शदीद क्रेविंग्स हो रही हैं और वो अपने आप को थोड़ी देर के लिए संभाल ले कि अच्छा मैं किसी के पास चला जाता हूँ, मैं काउंसलर से बात कर लेता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए नैप ले लेता हूँ, वॉक करने चला जाता हूँ, तो क्या ये रेगुलेटर नहीं है उस मूड को संभालने के लिए? है ना। फिर सलमान साहब के साथ भी यही मसले चल रहे हैं आजकल मूड के। सलमान साहब चल रहे हैं ना। मैं एक बात आपको कर दूं कि एक वर्ड है जिसको हमने बचपन से मिस इंटरप्रेट किया है, उस वर्ड का नाम है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को हमने बचपन से सज़ा या कैद या ज़्यादती या इस तरह की कोई चीज़ समझा है कि मैं क्यों बेड बनाऊँ, ये तो ज़्यादती है, मैं क्यों बेड बनाऊँ, ये तो सज़ा है, मैं क्यों अपनी कबर्ड सॉर्ट करूँ, ये तो मतलब बाकी नौकर की है। तो डिसिप्लिन सज़ा नहीं होती। डिसिप्लिन तो एक बड़ी शानदार चीज़ है कि अगर ये हमें स्किल आ जाए तो इससे बढ़कर कोई स्किल नहीं है। और अगर वो आपको डिसिप्लिन सिखाते हैं कि दो दो करके आएँ, तो ये उनके वर्ड्स नहीं है, ये हम उनको सिखाते हैं कि रश ना आपके पास लगाओ, फिर जल्दी जल्दी में अब आपको शायद अच्छा सर्व ना कर सकें, आप दो दो लोग उनके पास जाएं और वो आपको अच्छे से सर्व करें। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि अगर अपने जज्बात का आप इजहार साथ साथ करते रहे ना तो ये वाले मसले ना आए। मसला आपको शर्मिंदा करना हरगिज़ नहीं है, मुझे आपसे गिला भी कोई नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर आप अपने जज्बात का साथ साथ इजहार करते रहते ना, कोई एक आधा दुख उन्होंने दिया हो, कोई हमने दिया हो, कोई फैमिली से हुआ हो, तो साथ साथ उस पर बात करें कि मुझे ये बात नहीं पसंद या मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। हम एक दूसरे से हंस कर इख्तलाफ कर सकते हैं। ये इतना मॉडर्न एरा है कि यहाँ पर ये नहीं है कि सलमान साहब मुझसे इख्तलाफ करेंगे तो हमारी लड़ाई हो जाएगी। कितनी चीज़ें हम पेशेंट्स और थेरेपिस्ट आपस में डिसएग्री करते हैं ना एक दूसरे से, लेकिन अगर हम वो हम्बली कर लें तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। मियाँ बीवी का रिश्ता हो, माँ बाप का रिश्ता हो, बहन भाइयों का रिश्ता हो, दोस्तों का रिश्ता हो, वो वहाँ पर आकर ख़राब हो जाता है जब किसी ने दूसरे की हाँ में हाँ नहीं मिलाई, क्योंकि हमने सीखा ही नहीं है डिसएग्रीमेंट्स को ग्रेसफुली हैंडल करना। इख्तलाफ होना शुरू हो जाते हैं, तुम फलां पॉलिटिकल पार्टी से हो, मैं इससे हूँ, चलो लड़ाई शुरू। आप खुश रहकर भी तो डिसएग्री कर सकते हैं। आप कह सकते हैं नहीं मुझे तो ये मतलब मेरी प्रेफरेंसेस वो हैं, और आप हंसते रहें उसमें। आप सामने वाले बंदे के साथ लड़ाई ना करना शुरू कर दें। अगर अपने जज्बात का इजहार टाइमली करते रहेंगे, इस चीज़ पे क्लियर हुआ कि हमें फिर आगे मसले नहीं आएंगे। बहुत क्लियर हुआ इस चीज़ पे। ये वो पहली माइक्रो एडिक्शन है, रूमिनेशन, जो यहाँ से अराइज होती है जब हमारे अंदर चीज़ें इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं ढेर सारी, और हम उस पर सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं, यहाँ तक कि हम थक जाते हैं असाबी तौर पर कि हम एक चीज़ के बारे में मुसलसल सोच रहे हैं, और वो हमें इस तरह से साइड इफ़ेक्ट्स देता है कि अगर हम किसी भी फॉर एग्जांपल किसी लेक्चर में बैठे हुए हैं तो हम उस पर ध्यान नहीं दे सकेंगे, क्योंकि जहन में कॉन्स्टेंटली एक चीज़ चल रही है कि मैंने घर कब जाना है, या आज फैमिली आएगी तो मैंने क्या कहना है, या आज खाने में क्या बना होगा, या फ़लाँ चीज़ या फ़लाँ चीज़, या मैंने सिगरेट की बात करनी है, मैंने नस्वार की बात करनी है। जहन में एक चीज़ फंस जाती है ना पेशेंट्स के, या मेरी फैमिली आज आएगी कि नहीं आएगी, या कितने बजे आएगी। तो ये वो मसला है जब हम अपने जज्बात को सही तरह से हैंडल नहीं कर पाते और एकदम सोचों का तूफान आ जाता है हमारे अंदर और हम उससे अपनी जान बचा नहीं पा रहे होते। अब रूमिनेशन का जो वर्ड है ना, इसको उर्दू में कहते हैं जुगाली करना। जुगाली पता है किसको कहते हैं?
आप जब एक चीज को च्यू करते रहेंगे उसमें से निकलना कुछ नहीं है, तो मुझे बताएं कोई फायदा है? अगर मुबीन साहब आज यही सोचते रहे कि कितने बजे मुलाकात होगी फैमिली से, तो सोचते रहेंगे, अपना स्ट्रेस भी बढ़ाते रहेंगे। नुकसान ये हो जाएगा कि हमने यहाँ पर जितनी बातें की होंगी ना वो नहीं सुन सकेंगे, क्योंकि आपका जहन ऑलरेडी बड़ा ऑक्यूपाइड है, आपको समझ ही नहीं आ रही कोई चीज़, आपकी रिसेप्टिविटी है ही नहीं। यही तो होता है, यही तो मैं बता रही हूँ कि रिमिनेशन हमारी एनर्जी, रिमिनेशन को एनर्जी वैम्पायर भी कहा जाता है। वैम्पायर्स का पता है ना क्या होते हैं? खून चूसते हैं वो। एनर्जी वैम्पायर्स कौन से होंगे? जो एनर्जी चूसते होंगे। तो अगर हम रिमिनेशन रिमिनेट करते रहे ना, तो हमारी एनर्जीज बिल्कुल ड्रेन कर लेती है ये चीज़, और हम बिल्कुल निढाल हो जाते हैं असाबी तौर पर। यानी हमारे फिर इस तरह के लोग बड़ा रिपोर्ट करते हैं कंधों में दर्द को, बैक एक्स को, छोटे छोटे और मसलों को, और पता चलता है कि ये स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से उनको हुआ था। तो रिमिनेशन से बचने के लिए इस आगे मैं हर एक की मैनेजमेंट भी बताऊंगी, साथ साथ बस मैं एक वर्ड में बता दूं कि अगर हम माइंडफुलनेस को सीख लेंगे ना, अगर हम बिल्कुल प्रेजेंट में आ जाएंगे, अपना ध्यान वहीं पर रखेंगे जिस जगह पर हम मौजूद हैं, उसी चीज़ को रिसीव कर रहे होंगे, तो हम रिमिनेशन से अपनी जान बचा सकते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस से आता है, क्योंकि रिमिनेशन पर, क्योंकि इसके नाम के साथ एडिक्शन लगता है, तो एडिक्शन ओवरनाइट ठीक नहीं होती, प्रैक्टिस मांगती है हर तरह की एडिक्शन। तो कभी हम में से सोचा था किसी ने कि यार सोचों की भी एडिक्शन हो सकती है? माइंडफुलनेस मैनेजमेंट में आगे पढ़ाऊंगी सारी क्लियरली, अभी या नेक्स्ट सेशन में, जब भी, मतलब अगर मैं अभी कंक्लूड कर सकी तो अभी पढ़ा दूंगी। इसका हल ये है, माइंडफुल हो जाए। माइंडफुलनेस का मतलब ये होता है लिविंग इन द मोमेंट, यानी प्रेजेंट में आ जाए बिल्कुल। जिस तरह अभी इस वक्त आप कहाँ बैठे हुए हैं? इस हॉल में बैठे हुए हैं ना, तो आपका जहन यहीं पर होना चाहिए। ये है माइंडफुलनेस। आपका जहन वो ना हो कि हफ्ते बाद जो फ्री फ्लोट मिलना है या घर जाना है तो पता नहीं क्या होगा, वहां पर कहीं ना आपका जहन हो, यहीं पर हो, इस टाइम पर मौजूद। वो सोच तो आती रहेगी। देखिए, सोचें तो ऑटो पर चलती हैं, सोचों को हम कोई स्विच ऑफ स्विच ऑन नहीं कर सकते, हम सिर्फ सोचों को लारा लगा सकते हैं। इसका हल ये है कि आपने अनवांटेड गेस्ट के बारे में, अगर वो आपके घर आ जाएं तो आपका क्या ट्रीटमेंट होगा उनके साथ? कुछ ऐसे मेहमान जो आपको पसंद नहीं है और वो आपके घर आ गए हैं ढेर सारे, तो आपका क्या उनकी तरफ रिस्पॉन्स होगा? ये तो नहीं कहेंगे कि चले जाओ वापस, लेकिन आप बहुत ज्यादा वेलकमिंग नहीं होंगे, बहुत ज्यादा भागदौड़ में नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि बुरा बिहेवियर नहीं होगा, लेकिन बहुत वेलकमिंग नहीं होगा, बहुत खुशियां नहीं होंगी, तो आप बहुत ज्यादा खानों पकानों में नहीं होंगे, बहुत ज्यादा बहुत मेहमान नवाजी नहीं कर रहे होंगे। तो जब सामने वाले को आप इस तरह का रिस्पॉन्स देते हैं तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है उनके दोबारा आने की। हो सकता है वो कुछ दिन बाद दोबारा भी आ जाएं, दोबारा भी आपका सेम रिस्पॉन्स होगा तो वो आना बंद कर देंगे आपके घर। तो इस तरह की जो सोचें होती हैं ना, इनको अनवांटेड गेस्ट्स कहते हैं, कि ये वो मेहमान हैं, ये वो सोचें जिनको हमने दावत कोई नहीं दी, खुद ही आती रहती है हमारे जहन में, तो इनको अटेंड करना छोड़ दें। देखिए, सोचों को जब तक हम अटेंड नहीं करेंगे ना, वो आगे बात नहीं बढ़ सकती। फॉर एग्जाम्पल, हंजला साहब को भी बैठे बैठे एक सोच आ जाए कि शायद अल्लाह करे आज मैं डिस्चार्ज हो जाऊं, तो हंजला साहब आप अटेंड इसको ऐसे करेंगे कि आप आगे से आगे इस पर सोचना शुरू हो जाएंगे कि अच्छा, नहीं, मैं बात ये कर रही हूँ कि आप आगे सोचना शुरू हो जाएंगे, इस सोच को अटेंड करेंगे, आगे तक लेकर जाएंगे कि अच्छा आज फैमिली आएंगी ना तो अम्मी के पाँव में ही बैठ जाऊंगा, आज तो बस कह दूंगा ले ही जाए मुझे साथ, रोना शुरू कर दूंगा। तो वो सोचे ना आगे से आगे बढ़ती जाती है, मतलब आप समझ लें एक चेन शुरू हो जाती है सोचों की। अगर हम उसको पहली बार में ही रोक दें ना कि छोड़ो अभी इस सोच को, पता नहीं जाना है कि नहीं, मैं जरा लेक्चर पर ध्यान देता हूँ, तो वो आगे स्ट्रिंग्स नहीं बना सकेंगी। बात समझ रहे हैं? तो इस सोच के स्टक होने से थोड़ा सा पहले ही फैमिली से बात कर लें कि आजकल मेरे साथ ये मसले हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता वन फाइन डे हम उठे और हम किसी लूप में हैं किसी सोच के। मैंने आपको बताया कि आप इस फेज तक पहुंचने से पहले, आइडियल सिचुएशन ये है कि इस फेज तक पहुंचने से पहले ही बात कर लें कि मेरे साथ कोई मसले हो रहे हैं, मुझे इस तरह की सोचें आ रही हैं, मुझे सेल्फ हार्म की सोचें आ रही हैं, तो मेरा कुछ करें प्लीज़। अभी जो हुआ आपका, ये वो था कि जब हमने रूमिनेशन होने देते रहने दी और इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं किया, मैनेज ही नहीं किया, और वन फाइन डे जी रन अवे हो गया। तो ये वन फाइन डे नहीं हुआ, इसके पीछे बड़े दिन थे जब आपने इस सोच को थोड़ा पकाया होगा कि एंग्जाइटी हो रही है, बेचैनी हो रही है, इमोशनल और मेंटल रिलैप्स, फिर जाकर फिजिकल होता है। तो मैं ये बात कर रही हूँ कि जब ऐसी चीज़ें सोचना आना शुरू हो जाएं तो बात कर लें उस पर अपने काउंसलर से, डॉक्टर से। यहाँ रोज़ाना आ रहे हैं आपने एक चीज़ सीख ली कि मैंने बात करनी है, ये चीज़ मेरे हक में है, तो हम सिखाते हैं कि अपनी रिकवरी के साथ सेल्फिश हो जाएं।
सेल्फिश होने का मतलब ये है कि अगर एक दफ़ा बात मैंने 2 दफ़ा पूछ ली है तो फिर तीसरी दफ़ा मुझे झिझक होगी ज़रा पूछते हुए और समझ मुझे अभी भी नहीं आई, तो मैं सिर्फ ये सोच कर ना पूछूं कि उन्होंने मुझे इतनी बार समझा दिया तो अब रहने दो। ये नहीं होना। सेल्फिश हो जाना है कि खैर है, मैंने 10 दफ़ा भी पूछ लिया, मुझे क्लियर नहीं हुआ तो मैं फिर पूछ लेती हूँ, इसमें ऐसी कौन सी बात है। या आपको लग रहा है कि ये बात मुझे सेंस बनाती नज़र नहीं आ रही, कोई बात नहीं, मुझे हो सकता है कि मेरी समझने में थोड़ा मसला हो तो मैं फिर पूछ लेती हूँ, इसमें ऐसी कौन सी बात है। और साथ ही आप अपना इजहार भी कर दें कि मुझे लग रहा था कि ये बात सेंस नहीं बना रही, तो फिर आपको आगे से हेल्प कर दी जाएगी कि अच्छा बाज़-औक़ात ऐसी सोचें भी आती हैं जो वाकई में सेंस नहीं बना रही होती, लेकिन बात आपने उस पर भी करनी होती है। अच्छा, दूसरी माइक्रो एडिक्शन है इमोशनल मास्किंग। अगर कोई मास्क, अगर आप अपने मुंह पर मास्क लगा लेंगे तो कोई आपका चेहरा तो नहीं देख सकेगा। तो मास्क ये होता है, अब इमोशनल मास्क ये होता है कि एक अभी आपका एक इमोशन है, आप खुश हैं या आप उदास हैं या आप रोने वाले हैं, या आपका अभी फ़िलहाल इमोशन है, ठीक है, लेकिन आपने अपने एक्सप्रेशंस को बिल्कुल ऐसा कर लिया है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई मसला नहीं, और आपने हल्की सी स्माइल रख ली मुंह पर, तो आपने अपने असल इमोशन को नकाब पहना दे कि मैं पहचान नहीं पा रही कि अब आप रोने वाले हैं, क्योंकि आप तो मुझे खुश नज़र आ रहे हैं। तो हम इस दुनिया में ज़्यादातर लोग यही करते हैं, वो अपने जज्बात को एक निकाब पहना देते हैं ताकि सामने वाला बंदा उनके जज्बात को पहचान ना सके। इमोशनल मास्किंग होती ये है कि हम अपने एक्चुअल इमोशंस को कोई मास्क पहना कर छुपा देते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके रिलेशनशिप्स को ख़राब करती है, ये आपकी रिपोर को ख़राब करती है, ये आपके अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स को बनाती है। इतने बड़े बड़े डिसऑर्डर्स सिर्फ इस चीज़ से बनते हैं, इमोशनल मास्किंग। मैंने झगड़ा करने की बात नहीं की। इमोशनल मास्किंग इज़ अ क्विक फिक्स। ये 7 की 7 माइक्रो एडिक्शंस आर क्विक फिक्सेस। क्विक फिक्सेस कभी काम नहीं आते। अभी मैंने आपको कोई एक देखें, एक बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये है कि कोई इंसान गिरता है ना, रैंप पे वॉक करते हुए, कोई स्पीच देते हुए, तो फौरन से पहले उनका रिएक्शन क्या आता है? हंसते हैं वो। ये इमोशनल मास्किंग है। वो हंसना फील नहीं कर रहे होते, वो मीन नहीं कर रहे होते। देखिए, उसमें होता है कि उस वक्त के लिए बात बन गई। आप सबकी अटेंशन चाहूंगी मैं इस पे कि अगर कोई इंसान गिरा और वो क्राउड में था और वो हंस पड़ा, उस्मान साहब आगे आ जाए मेरे पास, वो हंस पड़ा, तो उस वक्त वो हंसना फील नहीं कर रहा था, वो मीन नहीं कर रहा था, और बात आई गई होगी, वो बात वहां तक खत्म नहीं होती, वो शर्मिंदगी उसके अंदर रहेगी, वो घर चला जाएगा तब तक भी वो उस चीज पे फील करता रहेगा, सोचता रहेगा शिट मैं क्यों ऐसे गिरा, वो अपने आप को कर्स करता रहेगा, और वो चीज उसको पिंच करती रहेगी, और वो इफ्स एंड बट्स में फंसा रहेगा कि अगर मैं ऐसे कर लेता, पहले एहतियात कर लेता तो मैं इस तरह ना होता। और ढेरों एग्जाम्पल्स ऐसी हैं कि जब लोग इमोशनल मास्किंग में क्विक फिक्सेस का सहारा लेते हैं तो वो एंड अप करते हैं लेक्सोटनिल और इस तरह की दवाइयाँ खा खा कर, जिससे वो अपने आप को नम करते हैं या अपनी सोचों को भुलाते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, अब ये चीज़ मुझे जो अंदर से खाए जा रही है, मैं इसका कोई बाहर से हल कर लूँ। ये नुकसान है इमोशनल मास्किंग का। इमोशनल मास्किंग में अगर किसी ने किसी को कह दिया कि तुम तो काले हो या तुम तो मोटे हो, फॉर द लैक ऑफ बेटर एग्जाम्पल्स मैं ये शेयर कर रही हूँ, तो आगे से वो बंदा हंस देता है कि बस बात खत्म हो गई। आपको लगता है बात खत्म हो गई? वो सोचता रहता है उस चीज़ पर। लोग ईटिंग डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाते हैं सिर्फ इमोशनल मास्किंग की वजह से। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। लोग और डिफरेंट तरह की सेल्फ हार्म और इस तरह की चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। लोग ऑब्सेशंस का शिकार हो जाते हैं, हॉस्टिलिटी और अग्रेशन। अब ये भी एक आदत है, ये भी एक माइक्रो एडिक्शन है कि हमें आदत पड़ी होती है गुस्से से काम करवाने की। एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, आपने देखा है कुछ मॉल्स में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो चीख कर रो कर कोई चीज़, कोई टॉय मांग रहे होते हैं, तो घर वाले अगर नहीं दिलाते तो वो और ज़्यादा रोना शुरू कर देते हैं, वो और चीखना शुरू कर देते हैं, वो पाँव मारना शुरू कर देते हैं ज़मीन पे। तो घर वाले फटाफट पैनिक में आके उनको वो चीज़ दिला देते हैं। उसके बाद जब उन्हें वो चीज़, कोई और चीज़ चाहिए होती है, तो वो क्या करेंगे? पहले 1 घंटा रोते थे, अब उनके अंदर इतनी कैपेसिटी होगी वो सारा दिन भी चीख सकते हैं, रो सकते हैं, 2 टाइम का खाना भी छोड़ सकते हैं। ये नहीं, क्योंकि उन्होंने सीखा ही वो है, तो वो उसी को बढ़ा घटा कर करते रहेंगे। एक बंदे ने सीखा ही गुस्सा करना है, एक बंदे ने सीखा ही लोगों को बॉस अराउंड करना है, तो उसको छोटी चीज़ होगी तो उस पर वो गुस्सा करेगा, बड़ी चीज़ होगी तो उस पर भी वो गुस्सा ही करेगा। तो ये भी एक आदत बन चुकी होती है लोगों की कि वो खामखा गुस्सा, हर बात पर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। अपना गुस्से का खाली ये एक्सप्रेशन नहीं होता कि आप चीखें, माँ बाप लाड प्यार कर रहे होते हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि उन्होंने जानबूझकर बिगाड़ दिया बच्चों को या ऐसा कुछ,
वो प्यार में कर रहे होते हैं, उनको बच्चे खिलौनों की तरह नज़र आ रहे होते हैं, तो वो सोचते हैं हमने इनके साथ नहीं करना तो किन के साथ करना है, लेकिन इससे ना बच्चों का नुकसान हो रहा होता है। अच्छा, अब मैं बात कर रही थी कि गुस्सा करना सिर्फ ये नहीं होता कि आप अगले पर चीखें चिल्लाएं गालियां दें, गुस्सा करना वो भी होता है जो अंजुम साहब आप बता रहे हैं कि मैं सार्केस्टिक हो जाता हूँ, पैसिव अग्रेशन। एक मूवी है फोबिया नाम है शायद उसका, आप में से किसी ने देखी हुई है? वो ऐसे बड़ी इंटरेस्टिंग से, उसके 4 पार्ट्स हैं, तो उसमें एक लास्ट वाले पार्ट में ना एक चीज़ थी, बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट था पैसिव अग्रेशन का। उसमें एक क्वीन थी, वो एयर ट्रेवल कर रही होती है, तो वो एयर हॉस्टेस को बार बार चाय बनाने का कहती है, टीज़ कर रही होती है बेसिकली, या वो लंबी स्टोरी में नहीं जाते कि क्यों कर रही होती है, वो बार बार उसके वो चाय बना कर लाती है, वो गिरा देती है कप के, हो ये तो मुझसे गिर गई, दोबारा बना कर लो, वो दोबारा बना कर लाती है, तो कहती है ठीक है दोबारा बना कर लो, तो काफ़ी बार इस तरह कहती है। अब सेल्फ रिस्पेक्ट तो हर बंदे की होती है, तो वो एयर होस्टेस ज़रा थक सी जाती है, वो ज़रा चिढ़ जाती है कि ये जानबूझकर मुझे अनॉय कर रही है। तो अब जाहिर है वो बोल कर तो नहीं गुस्सा कर सकती, वो चीख तो नहीं सकती आगे से कि ये क्या कर रहे हो मेरे साथ, तो वो इस बार जब उसके लिए चाय बनाती है और उसके अंदर चीनी या कोई ऐसी चीज़ डालती है, तो पेंसिल हील उसने पहनी होती है, तो उसकी हील से वो उसकी स्टर करती है। तो ये क्या है मुझे बताएं? ये पैसिव अग्रेशन है सीधा सीधा, कि जब आप चीख नहीं सकते तो फिर आप इस तरह से इंतकाम लेते हैं। मुलाजमीन को अगर घर में डांट दिया जाए तो फिर उस दिन आपके बर्तन ज़रा ज़ोर ज़ोर से धुलते हैं, ठक ठक की आवाज़ भी आ रही होती है, 1-2 टूट भी जाते हैं। कभी कभार बेगमात को गुस्सा आया हो, बेगमात को गुस्सा आया हो तो आपके खाने में नमक या मिर्चें तेज़ भी हो जाती हैं। तो ये गुस्से होते हैं उनके जो वो पैसिवली निकाल रहे होते हैं, या फिर हम सार्केस्टिक हो जाते हैं। पैसिव अग्रेशन ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी ने आपको कह दिया हो कि फॉर एग्जांपल आपकी अम्मी आपको कहें कि आप ज़रा अपने बिहेवियर्स को देखना शुरू करो, आप आजकल ठीक बात नहीं करते, तो आप आगे से हंसकर कह दें कि फिर बचपन में सिखा देना था ना आपने मुझे कि मैं ठीक से बात किया करूँ। ये है पैसिव अग्रेशन, जब सार्केस्टिक हो जाते हो आप कि अच्छा मुझे तो पता नहीं था इस चीज़ के बारे में। तो ये होता है पैसिव अग्रेशन, जिसमें आप दिल तोड़ते हैं अगले बंदे का, लेकिन बड़े मीठे अंदाज में, लेकिन अगले बंदे को कर हर्ट ही रहे होते हैं। नहीं, इसका एंड रिजल्ट हमेशा यही होता है कि आप हर्ट हो रहे होते हैं। ये सामने वाला बंदा अपनी उसमें क्वेश्चन में चला जाता है कि अच्छा मैंने कुछ गलत किया। इसको एक और भी इसके लिए एक वर्ड है, गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग का पता है क्या होती है? यानी सामने वाले बंदे की सैनिटी को क्वेश्चन में डाल देना कि माँ बाप के बच्चों के दरमियान बड़ा होता है, मियाँ बीवी के दरमियान बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई अम्मियाँ पूछ लें बच्चों से कि नशा तो नहीं करके आए, तो आपको लगता है कि मैं नशा आप सोच सकती हैं कि मैं नशा कर सकता हूँ। अच्छा, उसमें अब आप लोग बात समझे हैं कि गुस्सा हमें किस किस तरह से, यानी हम इसके आदी हो जाते हैं, एडिक्शन हो जाती है हमें इसकी, और कभी किसी ने सोचा नहीं होता कि ये एक एडिक्शन है। गुस्से को अक्सर ज़्यादा ग्लैमराइज करके मूवीज़ में भी दिखाया जा रहा होता है कि एक बंदा जो हीरो है वो बहुत असर्टिव, अग्रेसिव और इस तरह की चीज़ें हैं, तो लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं। हालांकि ये कोई पसंद करने वाली चीज़ नहीं है। जो लोग बहुत ज़्यादा रूड होते हैं, एट टाइम्स डोमिनेटिंग लोग दूसरों को पसंद आते हैं। ये कोई पसंद करने वाली चीज़ नहीं है कि एक बंदा इतना बॉसी हो रहा हो, एक बंदा इतना डोमिनेट कर रहा हो और आप बहुत ग्लैमराइज कर रहे हो कि हाँ ये चीज़ बहुत अच्छी है। ये चीज़ें सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में अच्छी लगती हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर है बेसिकली ये, यानी आपके मूड का उतार चढ़ाव होता है, ऊपर जाता है तो गुस्सा आता है, नीचे होता है तो डिप्रेशन होता है। तो बेसिकली इसको एक बीमारी की तरह समझना चाहिए कि मेरे साथ गुस्से के मसले हैं और मुझे एंगर मैनेजमेंट की ज़रूरत है, मुझे काउंसलिंग की ज़रूरत है। लोग कहते हैं कि गुस्सा, बड़े इस तरह की चीज़ें मशहूर है ना कि गुस्सा तो आदमी की पता नहीं क्या होती है, पहचान होती है, पहचान होती है। या फिर हम कहते हैं वो तो हमारे ख़ानदान में खून बहुत गर्म है ना, हम सब, हमें पीछे से मतलब नस्ल दर नस्ल हमें ये चीज़ मिली है विरासत में, तो हम उसको बड़ा ओन कर रहे होते हैं कि हमें चीज़ विरासत में मिली है। तो अगर विरासत में हमें कुछ गलत चीज़ें मिल गई हैं तो हम उन्हें ठीक कर लेते हैं। हम अपनी जीन्स को बीट कर सकते हैं। ये अब नई दुनिया में इस चीज़ पे ईमान ले आए अपना कि हम जीन्स के आगे हाथ खड़े करके नहीं बैठे हुए, हम जीन्स को बीट कर सकते हैं आराम से। अच्छा, हॉस्टिलिटी और अग्रेशन के बारे में क्लियर हुआ कि ये एक माइक्रो एडिक्शन थी, जिसपे सोचा ही नहीं था कि ये भी एडिक्शन हो सकती है। हम तो सोचते हैं कि मैं तो गुस्सा नहीं कर रहा, ये सामने वाले ने मुझे प्रोवोक किया है, मैं गुस्सा नहीं कर रहा, ये घर वाले नहीं अच्छे इसलिए मैंने ऐसे बोल दिया, और मेरा बोलना इस तरह से कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है। तो जस्टिफाइड कभी भी नहीं है, चाहे सामने वाले बंदे का ही सारा कसूर हो, आपका और मेरा गुस्सा करना कभी भी जस्टिफाइड नहीं हो।
मतलब मैं और आप तो अपनी वैल्यूज और उस पर जिंदगी गुजार रहे हैं ना। अगर आपकी वैल्यू ये है कि मैंने किसी से कभी बदतमीजी नहीं करनी, आपके पास कभी जस्टिफिकेशन में ये तो नहीं होगा कहने के लिए कि वो तो सामने वाले ने गाली दी थी इसलिए मैंने गाली दी। कितनी जस्टिफाइड लाइन है ये। पहले उसने कहा था, पहले उसने गाली दी थी, पहले उसने मारा था इसलिए मैंने मारा, और फिर बात रफा दफा हो जाती है ना, कहते चलो आपने तो बाद में मारा था तो आप। मैं समझाना ये चाह रही हूँ कि गुस्सा करना किसी भी सूरत में किसी भी हाल में जस्टिफाइड नहीं है। जस्टिफिकेशन को क्या कहेंगे उर्दू में? जायज़ नहीं है हसीब साहब, किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। अच्छा, नेगेटिव अप्रेजल। नेगेटिव अप्रेजल का क्या मतलब है? नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा अप्रेज करना। क्या मतलब हुआ? हर चीज़ में कोई ना कोई नेगेटिविटी नज़र आ रही। जिस तरह एक इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल ये है कि अगर आप किसी बंदे को अच्छा नहीं ना समझते, यानी अगर आप एक बंदे आपकी वो बंदा आपकी गुड बुक्स में नहीं है, तो कभी कभार ऐसे लोग आपको कॉम्प्लीमेंट भी दे देते हैं, तो आप फिर भी सोच रहे होते हो कि बीच में कुछ होगा कॉम्प्लीमेंट के, ये दिल से नहीं कहा उसने, या जेलस ना हो रहा हो, या इस तरह से कोई चीज़, या अगर वो आपको सलाम करके गुजर जाए तो आप कहते हैं पता नहीं आज सूरज कहाँ से निकला है कि आज इस बंदे ने। तो ये होता है नेगेटिव अप्रेजल कि हम अच्छी चीज़ों को डिस्काउंट करते जा रहे हैं। हम अच्छी उसकी नेचर को या उस चीज़ को कि चलो जेस्चर तो अच्छा है ना कि सलाम किया, या जेस्चर तो अच्छा है ना कि हाल चाल पूछा है, हम उसमें भी कोई नेगेटिव चीज़ ढूंढ रहे होते हैं कि लगता है आज पता नहीं सूरज फिर मगरिब से ही निकला है, या आज कोई ऐसी चीज़ हुई है। तो ये हमारी नेचर बन गई होती है कहीं ना कहीं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में रहना कि मुझे लगता नहीं कि आप लोग मुझे टाइम पर लेकर जाएंगे, आप लोग मेरे दिन ज़्यादा करवा देंगे, मुझे नहीं लगता कि मेरे मसले कभी ठीक होंगे, क्योंकि आप लोग मुझसे मसले ठीक करना ही नहीं चाहते मेरे साथ। पेसिमिस्टिक कह सकते हैं, लेकिन ये ना मिक्सचर है काफ़ी चीज़ों का, होपलेसनेस का भी, पेसिमिस्टिक उसका भी, ट्रेड्स का भी, और नेगेटिविटी का भी। वैसे भी यानी आप बहुत नेगेटिव हो चुके होते हैं, आपके साथ कोई भी ज़िंदगी में चीज़ हो रही हो, आप उसमें से कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ ही निकालते हैं। इस तरह कितने लोग हैं आप में से जिनको ये लगता है कि मेरे डेज ना भर जाएं, मेरे डेज बढ़ा देने इन्होंने। आज फिर भी कराया मेरा, नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।